आदमी के पास इतनी ताकत है कि वो 10,000 आदमी जुटा सकता है, 100 से अधिक SUV जुटा सकता है। क्या उसके खिलाफ कानून निष्पक्ष रह पाया होगा? भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े लोग बेशरम है। नाबालिग से यौन शोषण के मामले में जरूर उसको मुक्ति मिल गई है, लेकिन अन्य महिलाओं से वो छेड़ने, उनको शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का केस अभी भी उस पर चल रहा है। ये वो लोग हैं जो विजय शाह पे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। ये वो लोग हैं जो 1.25 महीने बाद पहलगाम में कौन हमला करके गया उसको नहीं तलाश पाते हैं। ये वो लोग हैं जिनको पुंछ में पाकिस्तानी हमले में मरे हुए 15 लोगों की मौत और उसके घर टूटने की कोई संवेदना नहीं है। ये सब लोग भ्रष्ट हैं, ये लोग छद में हैं और ऐसी हरकत करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इनके लिए आप इससे ज्यादा इनसे और उम्मीद करो, ये इससे भी घटिया हरकत कर सकती है। और वो जिंदा हैं, इस बात के लिए वो धन्यवाद दे रहे होंगे खुद को, या उनसे कहा गया होगा कि भाई तुम जिंदा हो, बचे हुए हो, तो धन्यवाद दो। कुलदीप सिंह वो भी बीजेपी का नेता था। उसने जो किया, उसने लड़की को भी मारा, उसके घर वालों को मारा, मरवाया, जलाया, घर में उसने फायरिंग करवाई, ट्रक के नीचे उसने कुछ चलवाया। क्या नहीं किया उसने। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। उस दिन मध्य प्रदेश के भिंड में वहाँ के SP ने वहाँ के कुछ पत्रकारों को एक एक करके अपने ऑफिस से बुलाया था और चप्पलों से पिटाई की थी। उस मामले में जब वे पत्रकार शिकायत करने भोपाल जाना चाहते थे तो ग्वालियर से इनका ट्रेन से अपहरण कर लिया। मालनपुर के पास में इनको 1 दिन कमरे में रख के फिर इनको पीटा। इस देश की त्रासदी है कि यादव और कुर्मी जो है वो जब समाजवादी पार्टी से होते हैं तो वो समाजवादी होते हैं, वरना वो जय श्री राम ही रहते हैं। तो उन दोनों में जस्टिस सूर्यकांत ही हैं, अगर आपको याद हो तो। चाहे महमूदाबाद का मामला हो और चाहे विजय शाह का मामला हो, मैं उस दिन यही कह रहा था कि 2 अलग-अलग मामलों में 2 अलग-अलग बातें रखते हैं, जबकि कंसर्न एक ही होता है। ऐसा लगता है कि जैसे एक बंच ऑफ माफिया हैं जिन्होंने स्टेट पे कब्जा कर रखा है और वो उसको अपने हिसाब से चला रहे हैं। पता चला कि ये वही आदमी है जिसने तमाम विरोधों के बावजूद, जब ये सुप्रीम कोर्ट में थे, तो उन्होंने तमाम विरोधों के बावजूद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट था उसको पास कर दिया था। PMLA में जो अमेंडमेंट किए थे जिसके थ्रू ED मॉन्स्टर बन गया, उन अमेंडमेंट को इन्होंने ही वैलिडिटी दी थी। UAPA में जमानत ना मिलने पाए, इसके लिए वैलिडिटी देने वाला यही आदमी था। और FCRA में जो अमेंडमेंट किए जिसके थ्रू NGOs को समाप्त कर दिया जाए, उनकी फंडिंग को क्रैक कर दिया जाए, उसमें भी यही आदमी। माफिया है, कुछ एक मुट्ठी भर माफिया हैं जिन्होंने इस पूरे स्टेट के पार्टिस पे, इसके सारे टूल्स पे, इसके सारे सिस्टम पे उन्होंने कब्जा कर रखा है। अब इसको वो मनमाना तरीके से चलाते हैं। इसमें वो जब मन चाहते हैं, जैसे चाहते हैं वैसे वो न्यायपालिका का इस्तेमाल करते हैं, जैसे उनको जरूरत होती है वो प्रेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे उनको जरूरत समझ में आती है, उनके गोल्स जो होते हैं उसके हिसाब से वो संसद का भी इस्तेमाल करते हैं। वो 24 घंटे आपको एक ऐसी खुराक देंगे, देते रहेंगे टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ताकि आप हमेशा उसी में उलझे रहें। आप वही सोचें जो स्टेट चाहता है कि आप सोचें। पहले की बात से हम लोग जब बड़े हो रहे थे तब किसी को मार देना, काट देना, या किसी के धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना, या जाति के आधार पर भेदभाव करना, उनकी ट्रोलिंग करना, ये सब बातें बहुत अनैतिक मानी जाती थी। समाज में ऐसा करने वालों को छोटी निगाह से देखा जाता था। और आज आप देखिए ये सारी चीजें कॉमन हो चुकी है, इसमें किसी का ध्यान भी नहीं आता। और अगर आप इसके बारे में ज्यादा बात करेंगे तो लोग उल्टा आपको ही बेवकूफ साबित करने लगेंगे। कि एलोन मस्क और ट्रम्प का जो पॉलिटिकल डिवोर्स है वो अब हो गया है पूरी तरीके से। हमें लग रहा था कि ये काफी समय तक चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों लोग शॉर्ट टेम्पर्ड हैं और बहुत तेजी से निर्णय लेते हैं। तो समझिए जैसे भारत में हमारे पंत प्रधान है और अडानी जी हैं, ये जो जोड़ी है, यहाँ पे थोड़ी सी लिहाज और शर्म ये है कि डायरेक्टली उसको इन्वॉल्वमेंट नहीं था, वो कैबिनेट मीटिंग में नहीं जाता था। मस्क भले ही जो है डायरेक्टली उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, मागा में अब उसकी रुचि नहीं रहेगी, लेकिन वो दुनिया भर में उसको ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहेंगे। तो दुनिया भर में स्टारलिंक्स को बेचता रहेगा, टेस्ला को बेचता रहेगा, वो स्पेसएक्स के लिए जो पैसे चाहिए, फंडिंग चाहिए, वो हासिल करता रहेगा। और ट्रम्प उसमें उसकी मदद करेगा। क्यों? क्योंकि उसने ट्रम्प की मदद की हुई है। बेसिकली क्या है कि अब जो एलन मस्क है उसका अडानीकरण हो गया है। हाँ, थोड़ा दूर से करेगा वो। और आगे भी चल करके वो ट्रम्प के बेटे को, बेटियों को, दामादों को, उसके फैमिली के लोगों को वो सेटल करेगा एलन मस्क। एक तरीके से गिव एंड टेक का मसला है। तो देखिए क्या है, वो स्वभाव से बिल्कुल बिल्डर है। वो बिल्कुल उसने कोई खाली जगह देखी, उसके दिमाग में प्लॉट बनने लगता है। अगर आप उसको कहेंगे कि ट्रम्प भाई तू आजा और हम तेरे साथ जो है $500 मिलियन का जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो आ जाएगा आपके पास और कहेगा लेट्स डू बिजनेस। तब बेसिकली वो लुटेरा और व्यापारी टाइप से आदमी है, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हुआ करते थे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कल एक ऑर्डर है, उसमें उन्होंने कहा कि अवैध रूप से बसे हुए लोगों को यदि कब्जा किए हुए हैं तो उनको पुनर्वास की जिम्मेवारी हम नहीं ले सकते।
देश का आजादी के बाद का सबसे बड़ा उजाड़ने का अभियान अहमदाबाद में पूरा हो चुका है। 8,000 मकान, 2.5 लाख लोगों को, 200 से अधिक जी। मशीनें लगी थी, बुलडोजर जिसको कहते हैं, उसको लगा के तोड़ दिया गया है। और उन्होंने इसको टेस्ट किया कि जब 2 लाख मुसलमानों को हम उजाड़ देते हैं और इस देश में कोई क्रांति नहीं होती है, इसका मतलब कि 200, 500 को तो अपन लोग ऐसे ही फुटकर उछालते रहे। किसी के जीवन भर की कमाई के मकान जब टूट जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? बताइए ना, यदि आपने अहमदाबाद से 2 लाख लोगों को उजाड़ दिया और 2 लाख लोग सभी बांग्लादेशी कह रहा है। आप सोचिए, अगर सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं पता है कि सुरक्षित आवास मिलना राइट टू लाइफ के अंतर्गत आता है, और राइट टू लाइफ मतलब अनुच्छेद 21, और अनुच्छेद 21 का मतलब जिसको इमरजेंसी में भी डिसमेंटल नहीं कर सकते हैं आप, तो फिर हम और आपके बात करने का क्या फायदा होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट को समझाना पड़ेगा कि राइट टू लाइफ कितना इंपॉर्टेंट है? सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट, आज का अखबार। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं इंडिया क्लाइमेट चेंज .com के फाउंडर पंकज चतुर्वेदी जी और विश्व दीपक। आप दोनों का स्वागत है। पंकज जी, एक खबर आपने देखी होगी ब्रजभूषण शरण सिंह की। इसको दिल्ली की अदालत ने जो पॉक्सो मुक्त कर दिया है, और पॉक्सो मुक्त तो हो ही गया, उसके अगले दिन इसने जिस तरीके का शक्ति प्रदर्शन किया है, 10,000 इसके समर्थक और 100 से अधिक एसयूवीज जो है इसके समर्थन में सड़कों में दौड़ती दिखाई पड़ी। मैं ये सोच रहा था कि जिस आदमी के पास इतनी ताकत है कि वो 10,000 आदमी जुटा सकता है, 100 से अधिक एसयूवीज जुटा सकता है, क्या उसके खिलाफ कानून निष्पक्ष रह पाया होगा? लगता है आपको ऐसा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े लोग बेशरम है। नाबालिग से यौन शोषण के मामले में जरूर उसको मुक्ति मिल गई है, लेकिन अन्य महिलाओं से को छेड़ने, उनको शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का केस अभी भी उस पर चल रहा है। ये लोग किन किन चीजों में अपनी जीत तलाश लेते हैं, ये वो लोग हैं जो विजय शाह पे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। ये वो लोग हैं जो 1.25 महीने बाद पहलगाम में कौन हमला करके गया उसको नहीं तलाश पाते हैं। ये वो लोग हैं जिनको पुंछ में पाकिस्तानी हमले में मरे हुए 15 लोगों की मौत और उसके घर टूटने की कोई संवेदना नहीं है। ये सब लोग भ्रष्ट हैं, ये लोग छद में हैं, और ऐसी हरकत करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं इनके लिए। आप इससे ज्यादा इनसे और उम्मीद करो, ये इससे भी घटिया हरकत कर सकते हैं। न्याय तो आपके सामने है ना। प्रोफेसर मोहम्मद को, अशोका यूनिवर्सिटी वाले को अरेस्ट करके जेल भेज, है ना, उसको जेल भेज दिया जाता है। और विजय शाह को आज की तारीख तक की छूट मिली हुई है। मैं आपको न्याय की बात कर रहे हो, न्याय का कल एक मसला बता रहा हूँ। आज के बहुत सारे इंडियन एक्सप्रेस और टेलीग्राफ वगैरह कई अखबारों ने उसको कवर किया है। इसी महीने के पहले दिन जब विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, उस दिन मध्य प्रदेश के भिंड में वहां के एसपी ने वहां के कुछ पत्रकारों को एक एक करके अपने ऑफिस से बुलाया था और चप्पलों से पिटाई की थी। उस मामले में जब वे पत्रकार शिकायत करने भोपाल जाना चाहते थे, तो ग्वालियर से इनका ट्रेन से अपहरण कर लिया और मालनपुर के पास में इनको एक दिन कमरे में रख के फिर इनको पीटा। फिर जब ये अपने घर लौट के आए तो इन सबके घर वालों को पकड़ा, सबको दौड़ा दिया, समझिया। और उसके बाद बेचारे रोते पीटते दिल्ली आए। दिल्ली में प्रेस क्लब में थोड़े से समय संवेदनशील लोग हैं जो दिल्ली प्रेस क्लब में बुक फेयर लगाने की भी सोचते हैं। उन लोगों ने उस पर जांच की, जांच पे पाया कि वास्तव में इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, और इनके वहां के एसपी ने इनके खिलाफ एक्सटॉर्शन और लोगों को धमकाने का मुकदमा भी कायम कर दिया। 3 पत्रकार है, एक है शिव गोयल। वहां गोयल जो है वो जाटो लोग लिखते हैं, वो शेड्यूल कास्ट है। अच्छा। हाँ, जो एक दूसरा पत्रकार है बेचारा चौधरी, वो 30 साल तक पत्रकारिता कर रहा है। फिर इन लोगों का दिल्ली में इनका स्थान बताकर कि फिलहाल ये डर के कारण यहाँ रह रहे हैं, कल दिल्ली हाईकोर्ट में एक रिट लगाई गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने इनको 2 महीने तक दिल्ली पुलिस को निर्देशित किया है कि इनको सुरक्षा दी जाए, और उनको बोला कि अब आप जाके मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से ये इम्मन मांगो, समझे आप।
तो हमारा जो कानून है, हमारा जो प्रशासन है, चूंकि बोलना नहीं होगा, क्योंकि वहां का जो एसपी है भिंड का, वो असित यादव है। अब मध्य प्रदेश में यादव चल रहा है, यानी हम्म। जो भी अधिकारी आपको प्रमुख पदों पर मिलेंगे वो हम्म। यादव जी मिलेंगे। तो इसी प्रोग्राम में मैंने बहुत महीनों पहले कहा था कि इस देश की त्रासदी है कि यादव और कुर्मी जो हैं वो जब समाजवादी पार्टी से होते हैं तो वो समाजवादी होते हैं, वरना वो जय श्री राम ही रहते हैं। और लेकिन थोड़ा ये सा मैं फैक्ट ब्रजभूषण, से शायद भटक गया हूँ, नहीं नहीं, लेकिन सही है, सही ब्रजभूषण है। शरण सिंह से आप इससे और घटिया उम्मीद करो उससे, जो आदमी 20 हम्म। साल पहले दाऊद इब्राहिम के ऐड के रूप में गिरफ्तार हो चुका हो। ये सब लोग मूल रूप से गुंडे हैं, बाहुबली हैं, और राजनीति इनकी दासी है। आप बताइए ना, विजय शाह को हम्म। आज तक मध्य प्रदेश सरकार ने हटाया तक नहीं, हाँ, अभी तक नहीं हटाया। और आप जिन दो मामलों की बात है कर ना। रहे थे, उन दोनों में जस्टिस सूर्यकांत ही हैं, अगर आपको याद हो तो। चाहे महमूदाबाद का हम्म, मामला हो और चाहे विजय शाह का मामला हो, मैं हम्म, उस दिन यही कह रहा था कि ये एक ही मतलब दो अलग अलग मामलों में दो अलग अलग बातें रखते हैं, जबकि कंसर्न एक ही होता है। हम्म। आप देखिए हाँ, विश्व दीपक उसको इस इम्यूनिटी मामले, दे दी, हाँ, उसको 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 उन्होंने विस्तार इम्यूनिटी दे दे दी। दिया अभी कि आपकी जमानत चलेगी अभी आपकी। हाँ बिल्कुल। और उसके मामले में उसका पासपोर्ट रखवा लिया था, लेकिन इनका पासपोर्ट रखवाने की हम्म, जरूरत नहीं पड़ी। खैर, हम्म, विश्वदीपक, इस मामले में मैंने देखा कि मतलब एक जगह पढ़ा मैंने, दैनिक भास्कर में, वो ये कह रहे हैं कि उनके दादा दादी और उनके फादर बोल रहे हैं कि वो बहकावे में आ गए थे। असल में उनके मतलब जो नाबालिग लड़की थी, उसके फादर ने ही एफआईआर दर्ज करवाई थी। और बाद में फादर ने ये मान लिया कि लड़की नाबालिग नहीं थी। दादा दादी और फादर मिलके कह रहे हैं कि हमने बहकावे में कर दिया। अब जो आदमी इतना बाहुबली है, जिसके पास इतना पैसा और ताकत है, जिस आदमी का मतलब वो लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाए, जो भारत के लिए मेडल लेकर के आए, उसमें ये नाबालिग बच्ची क्या कर पाती? ये तो साफ साफ दिख रहा बिल्कुल। है कि दबाव का केस है। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। और वो जिंदा है, इस बात के लिए वो धन्यवाद दे रहे होंगे खुद को, या उनसे कहा गया होगा कि भाई तुम जिंदा हो, बचे हुए हो, तो धन्यवाद दो। और इसको छोड़िए आप, एक और केस था उत्तर प्रदेश में ही, शायद सेंगर नाम का आदमी था, वो भी बीजेपी का एमएलए था क्या, जहां तक मुझे याद आ रहा है। और कुलदीप सेंगर सेंगर, कुलदीप सेंगर, यस, कुलदीप कुलदीप सेंगर। सेंगर। कुलदीप नाव। सेंगर, वो हम्म। भी बीजेपी का नेता था। और उसने जो किया वो तो मतलब आप सिहर जाएंगे। मरवा दिया था, वो मरवा बिल्कुल, दिया था, जिंदा जला उसने दिया था लड़की उसने। को भी मारा, उसके घर वालों को मारा, मरवाया, जलाया, घर में उसने फायरिंग करवाई, उसने क्या क्या, ट्रक के नीचे उसने कुछ चलवाया, क्या नहीं किया उसने। वास्तव में ये माफिया की तरह काम कर रहे हैं इन्होंने। ऐसा लगता है कि जैसे एक बंच ऑफ माफिया है जिन्होंने स्टेट पे कब्जा कर रखा है, और वो उसको अपने हिसाब से चला रहे हैं उसको। और रही बात कानून की, तो विश्व दीपक आप देखेंगे कि अभी एक खबर थी जिसमें जो एक्स सेबी चीफ है माधवी बुच, उनको जो आरोप मुक्त कर दिया लोकपाल ने। और लोकपाल कौन है? खानविलकर हैं। तो जब भी कोई ऐसा मामला आता है तो मैं कोशिश करता हूँ जानने की कि ये जो खानविलकर कौन है, क्योंकि ऐसा नहीं लगता खानवलकर कि जी हैं। न्यायप्रिय, हाँ, कि ये न्यायप्रिय मामला होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं समझ में आता। तो जब थोड़ा रिसर्च की तो पता चला कि ये वही आदमी है जिसने तमाम विरोधों के बावजूद, जब ये सुप्रीम कोर्ट में थे, तब इन्होंने तमाम विरोधों के बावजूद जो इनका वो था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट था, उसको पास कर दिया था। उसको पीएमएलए यही में है, जो, वही है। हाँ, पीएमएलए में जो अमेंडमेंट किए थे, जिसके थ्रू ईडी मॉन्स्टर बन गया, उन अमेंडमेंट को इन्होंने ही वैलिडिटी दी थी। यूएपीए में जमानत ना मिलने पाए, इसके लिए वैलिडिटी देने वाला यही आदमी था। और एफसीआरए में जो अमेंडमेंट किए, जिसके थ्रू एनजीओज को समाप्त कर दिया जाए, उनकी फंडिंग को क्रैक कर दिया जाए, उसमें भी यही आदमी। तो लगता ट्रू। नहीं कि कोई एविडेंस मिलने वाले थे। उन्होंने कहा है कि लैक ऑफ एविडेंस की वजह से हमने ऐसा कर दिया है। विश्वदीप। मैंने क्या कहा आपसे कि ऐसा लगता है कि कुछ बंच ऑफ माफिया हैं, कुछ एक मुट्ठी भर माफिया हैं, जिन्होंने हम्म। इस पूरे स्टेट के पार्टिस पे, इसके सारे टूल्स पे, इसके सारे सिस्टम पे उन्होंने कब्जा कर रखा है। अब इसको वो मनमाना तरीके से चलाते हैं। इसमें वो जब मन चाहते हैं, जैसे चाहते हैं वैसे वो न्यायपालिका का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उनको जरूरत होती है वो प्रेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उनको जरूरत समझ में आती है, उनके गोल्स जो होते हैं उसके हिसाब से वो संसद का भी इस्तेमाल करते हैं। तो एक तरह से माफिया स्टेट की तरह इस समय जो है हमारा देश चल रहा है, हमारी सरकारें चल रही हैं। आप ऐसी उदाहरण आपको किसी भी विश्व मतलब दुनिया में जो सभ्य लोकतांत्रिक देश हैं, वहां ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा आपको। ऐसा आपको सिर्फ दो ही जगह दिखाई पड़ेगा,
या तो उन बहुत सारी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में ऐसा होता है जहाँ पे कि पूरे गैंग्स चलाते हैं, स्टेट को रन करते हैं, या उनके सपोर्ट में जो, या फिर उन जगहों पे आपको दिखाई पड़ता है अफ्रीकन कंट्रीज में या मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जहाँ पे कि बहुत ज्यादा धार्मिक कट्टरता या ऐसी गिरोहबंदियां होती हैं। तो ये एक तरह का स्लाइड है जो दिखाई पड़ता है और हर जगह दिखाई पड़ता है, ये टॉप टू बॉटम है। और अब साउथ आपको एशिया में आ गया। हाँ, अब सत्ता साउथ के एशिया शीर्ष में में आ बैठे गया हुए, है। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। आप कुछ बताएंगे पंकज जी इस वाले मामले में, ये माधवी बुच वाला मैं जो तो मामला आपको है? बस, आप जो ब्रजभूषण शरण सिंह वाला मामला कह रहे थे, तो बस उसमें मैं बता दूं हम्म। कि मुंबई का जो मशहूर जे हॉस्पिटल हत्याकांड हुआ था, जिसमें हम्म। हॉस्पिटल के अंदर हत्याएं हुई थी, हम्म। उसमें जो लोग शूटर्स थे हम्म। उनको ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने यहाँ शरण दी थी। और अच्छा। क्योंकि वो अरुण गवली वर्सेस दाऊद इब्राहिम गैंग वार था, उस पे शायद हम्म। अभी कोई सीरियल वीरियल भी बना है। तो हालांकि उसमें यह था कि आपके भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने ब्रजभूषण शरण सिंह की निष्पक्षता के लिए पत्र भी लिखा था। आपको याद होगा कि ये माधवी बुच वाला जो मसला था सेबी का, यह हिडनबर्ग वाली रिपोर्ट से उभरा था। बिल्कुल, हिंडनबर्ग ठीक है। से उभरा। हिडन बिल्कुल। है ना, हिडनबर्ग को किस प्रकार से डिसमेंटल किया गया, उसको है ना निष्क्रिय करके उसको एक फर्जी संस्था घोषित किया गया। उसके बाद हम्म। में मैडम बुच को, तो वो सेबी के चेयरमैन थे, हम्म। यहाँ पर उस दौर में किन किन लोगों के शेयर्स को उछाल मला, किन किन कंपनियों को उस नाम पे लोन मिला, हम्म। आईसीआईसीआई बैंक में क्या क्या हो रहा था, ये सब चीजों के लिए आपको एक बड़े कारपेट की जरूरत थी। तो इसको जो लिंक है लंदन से लेकर जर्मन से चलते हुए दिल्ली से लेकर मुंबई तक बिछे हुए हैं। और बस यही कह सकते हैं, अब देश बेचना बाकी है, धोती के नीचे खाकी है, और पता नहीं क्या है। एक और बात है विश्व दीपक की, मुझे ऐसा लगता है कि ये मामला सिर्फ माधवी बुच का नहीं है, जो मतलब जो नहीं, खानविलकर ये साहब हैं जो उन्होंने निर्णय दिया है, वो असल में गौतम अडानी बचाए गए उससे, गौतम क्योंकि अडानी सारा के लिए। मामला, हाँ, गौतम बिल्कुल अडानी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल उस पूरी जो बहस थी, उसके केंद्र हम्म। में जो एक मैं आदमी था वो गौतम अडानी ही था, और मैं राहुल आप, गांधी लगातार आपको उस जो पर कह सवाल रहा हूँ, उठा रहे थे। जी। असल चीज यही है कि राहुल गांधी के जो सवाल थे उसको उनको एक ढकना था, वो इसी के हम्म लिए उन्होंने ये कुकर्म किया है, जिसको कहना चाहिए आपको। और क्या कहा जाए, यानी एक जो कह रहे थे कि इतनी प्यारी साजिशों को क्राफ्ट किया जाता है हमारे देश में, और उन साजिशों के साथ में हम लोगों के वो बड़े बड़े मसले जो देश को सीधे प्रभावित कर रहे हैं, हम उसके हम्म। ऊपर पर्दा चर्चा डाल नहीं कर। देते हैं। और हम्म। दूसरों को झूठ साबित करने के लिए हम अदालत से लेके सबको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। आप सोचो कि हम किस किस को इस्तेमाल कर रहे हैं। आईपीएल के अंदर आप सेना के तीनों प्रमुख अंगों को बुलाकर जय सिंदूर करवा रहे हो। आपके घर में लोग सिंदूर लेके आएंगे, तेरी मांग सिंदूर से भर दूं करते हुए। और आप देखिए, जैसे सिंदूर आयोजन, बजरंग दल आयोजन, इन सब में आगे आपको कौन मिलते हैं लोग? आपके मोहल्ले के लुच्चे, डिस्कार्टेड लोग, जिनको आप अपनी डेयरी पे नहीं चढ़ने देंगे। हम्म। आप देखो ना कि गणपति का चंदा मांगने कौन आता है? कोई शरीफ आदमी आ रहा है आपके यहाँ? ये सिंदूर के नाम पे जितने झंडे लेके घूम रहे थे, हम्म। इनमें से किसी की भी क्रेडिटेबिलिटी है? किसी की क्रेडिबिलिटी नहीं है, पर ये बात तो है, तो जो विश्व दीपक की ने बहुत सोच समझ के नाम रखा था ऑपरेशन सिंदूर, वो उनके दिमाग में सारी बातें थी कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत क्या क्या किया जा सकता था। पहले सिंदूर उनके मतलब खून में वो दौड़ने लगा, पहले उन्होंने घर में एक पूरा पीआर एजेंसी ने, पूरी पीआर एजेंसी ने उसका एक प्लान बनाया होगा। उसके हम्म। बाद में फिर वो काफी शौच के बाद में सब कुछ करते हैं ये। विश्व दीपक बताइए आप। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल एक पूरा, देखिए उनका तो क्या है, आपने गौर किया होगा कि बात केवल सिंदूर की नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर की नहीं है। उनके एक रनडाउन बना होता है, ठीक है, हर महीने का उनका प्रोग्राम फिक्स होता है।
हर 15 दिन में 7 दिन उनको एक मुद्दा उठाना होता है, और आप देखिए कि वो जैसा चाहते हैं वैसा उठाते हैं, जैसा नचाना चाहते हैं वैसा नचाते हैं वो। ये उनका एक रनडाउन है। जनता को कॉन्स्टेंटली एक एंग्जाइटी में रखना है, उसको लगातार उसके दिमाग को कुछ ऐसी खुराक देनी है जिससे लगातार वो फीड होता रहे। ये जो दिमाग में राक्षस पैदा किया इन लोगों ने, उसको लगातार खून देना है, उसको लगातार उसको एक फीड देनी है, उसको लगातार उसको उत्तेजित रखना है, उसको तैयार रखना है उसको। ये इनका एक पूरा रनडाउन होता है। और किसी भी फासिस्ट जो स्टेट होता है या उसके जो लक्षण होते हैं उसमें यही होता है। यही काम हिटलर भी करता था, यही काम पाकिस्तान के जो फासिस्ट वहां के जो आर्मी जनरल्स वो करते हैं, यही काम जो है चाइना में जो डिक्टेटरशिप वो करते हैं, यही काम पुतिन करता है रशिया में। जहां पर भी तानाशाही है, फासिज्म है, वहां पे स्टेट का इस्तेमाल करके वो ऐसे ही करते हैं लोग। वो 24 घंटे आपको एक ऐसी खुराक देंगे, देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ताकि आप हमेशा उसी में उलझे रहें। आप वही सोचें जो स्टेट चाहता है कि आप सोचें, उससे अतिरिक्त आप कुछ और ना सोच पाए। तो भारत के नागरिकों ने चुना है विश्व दीपक इनको, और ये मतलब बिल्कुल चुना है, बिल्कुल चुना है। 2 बार की बात नहीं, लगातार 3 बार चुन करके भेजा है। अभी चौथी बार भी भेजेंगे, आप चिंता मत करिए, चौथी बार भी भेजने की पूरी संभावना है। तो फिर हम ये क्यों मानते हैं कि नेता फासिस्ट होता है, जनता फासिस्ट होती होगी फिर इसका मतलब? बिल्कुल 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 बिल्कुल। समाज के अंदर जब उसके तत्व, जब समाज के अंदर वो तत्व आते हैं, सोच में आते हैं, समाज की जो सामूहिक सोच होती है, जब उसमें आते हैं, तो आप कल्पना करिए आज से 15 साल 20 साल पहले की बात, हम लोग जब बड़े हो रहे थे तब किसी को मार देना, काट देना, या किसी धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना, या जाति के आधार पर भेदभाव करना, उनकी ट्रोलिंग करना, ये सब बातें बहुत अनैतिक मानी जाती थी। समाज में ऐसा करने वालों को छोटी निगाह से देखा जाता था। और आज आप देखिए ये सारी चीजें कॉमन हो चुकी हैं, इसमें किसी का ध्यान भी नहीं आता है। और अगर आप इसके बारे में ज्यादा बात करेंगे तो लोग उल्टा आपको ही बेवकूफ साबित करने लगेंगे। हाँ, तो सिर्फ बेवकूफ तक बात होती तो ठीक था, लेकिन लोग हिंसक हो जा रहे हैं, हिंसक हो जाएंगे, आपको राष्ट्रद्रोही देशद्रोही साबित करेंगे। तो वो चीजें समाज में ऑलरेडी आ चुकी हैं। हिंसा तो मूर्खता का स्थायी अंग है। मैं आपको बताऊं, खनवलकर साहब का जो फैसला है उसमें जो महत्वपूर्ण चीज है, द वायर ने एक लंबी रिपोर्ट की है, उसमें उन्होंने बोला है कि मैलिशियस मोटिवेशन एज अ कंप्लेंट भी है, जिसने शिकायत करता है उसकी जो एटीट्यूड था वो पवित्र नहीं था उसमें। हाँ, मैलिशियस भी था। उन्होंने ये भी लिखा है कि द कंप्लेनेंट हैव अप्रोच द ऑनरेबल लॉकपॉल विथ अनक्लीन हैंड्स। उसके भी हाथ साफ नहीं थे, शब्द है उसमें लिखा, वन कंप्लेनेंट अपीयर्स टू बी अटेम्प्टिंग टू गेन एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल सेबी इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड। और उसमें एक पॉइंट यह भी लिखा है उन्होंने कि अखबारों में छपी जो खबरें हैं वो कोई फैक्ट नहीं होती। तो ये कई चीजें हैं जो इस फैसले में है। यदि आप इसको फैसले को पढ़ेंगे, इट इज क्वाइट फनी। वायर ने इस पर एक रिपोर्ट किया है, तो मैं उसी रिपोर्ट के हिस्से को आपको बता रहा था। ये तो महान लोग हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल। और अब विश्व दीपक, आप देखिए, एक खबर मैं देख रहा था, कल की खबर है, और ये हर तरफ है कि एलोन मस्क और ट्रंप का जो पॉलिटिकल डिवोर्स है वो अब हो गया है पूरी तरीके से। हमें लग रहा था कि ये काफी समय तक चलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि दोनों लोग मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड हैं और बहुत तेजी से निर्णय लेते हैं। तो अब एलोन मस्क को लग रहा है कि वो राजनीति नहीं कर पाएगा, अब वो डॉजे नहीं देख पाएगा, अब उसको अमेरिका के एक्सपेंडिचर से मतलब नहीं है, वो स्पेस एक्स और टेस्ला को फिर से देखने जाएगा। अब वो मागा में उसका इंटरेस्ट नहीं रहा, मागा में इंटरेस्ट नहीं रहा। लेकिन ये देखिए आप, ये बात केवल इतनी नहीं, आप ये मतलब ठीक है, वो डायरेक्टली देखिए, जो मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि वो डायरेक्टली पॉलिटिक्स में जो उसकी इन्वॉल्वमेंट थी वो नहीं रहेगी। लेकिन उसको देखिए, ट्रम्प और इलन मस्क जो है एक ही तरह के लोग हैं, एक ही तरह की शख्सियत है दोनों की, ठीक है। आप इसको ऐसे समझिए जैसे भारत में हमारे पंत प्रधान है और अडानी जी हैं, ये जो जोड़ी है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी लिहाज और शर्म ये है कि वो डायरेक्टली उसको इन्वॉल्वमेंट नहीं था, वो कैबिनेट मीटिंग में नहीं जाता था। हाँ, लेकिन आप ये देखिए कि जो हित है, जो इंटरेस्ट है, वो दोनों के जुड़े हुए हैं।
तो इलन मस्क भले ही जो है डायरेक्टली उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, मागा में अब उसकी रुचि नहीं रहेगी, लेकिन वो दुनिया भर में उसको ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहेंगे। वो दुनिया भर में ये स्टारलिंक्स को बेचता रहेगा, टेस्ला को बेचता रहेगा, वो स्पेस एक्स के लिए जो पैसे चाहिए, फंडिंग चाहिए, वो हासिल करता रहेगा, और करता ट्रम्प रहेगा। उसमें उसकी मदद करेगा। क्यों? क्योंकि उसने ट्रम्प की मदद की हुई है, उसने ट्रम्प को फाइनेंस दिया हुआ है जब वो इलेक्शन अपनी कैंपेनिंग कर रहा था। और ढाई सौ आगे भी चल मिलियन करके डॉलर वो, बिल्कुल, और आगे भी चल करके वो ट्रम्प के बेटे को, बेटियों को, दामादों को, उसके फैमिली के लोगों को वो सेटल फंड। करेगा इलन मस्क। तो एक हम्म तरीके से गिव एंड टेक का मसला है। इसमें मागा जो है एक मतलब एक शील्ड है लोगों को दिखाने के लिए कि मागा के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन मागा वागा कुछ नहीं है। दोनों साफ तौर से व्यापारी हैं। और मैं तो मेरी बिल्ड देखिए, ट्रम्प क्या है, वो स्वभाव से बिल्कुल बिल्डर टाइप से आदमी, बिल्डर है वो बिल्कुल। उसने कोई खाली हम्म जगह देखी, उसके दिमाग में प्लॉट बनने लगता है। कोई भी खाली जगह देखता है, हम्म, उसके अंदर वो बिल्डिंग खड़ी करने की योजना बनाने लगता है वो। उसके अंदर हम्म कुछ भी ऐसा मौका दिखता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, अगर आप उसको कहेंगे कि ट्रम्प भाई तू आ जा और हम तेरे साथ जो है $500 मिलियन का जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो आ जाएगा आपके पास और कहेगा लेट्स डू बिजनेस। ठीक है, तो वो ऐसा आदमी है, मतलब बेसिकली वो लुटेरा और व्यापारी टाइप से आदमी है, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हुआ करते थे। इलॉन मस्क भी वैसा ही है, लेकिन हाँ, ये जो इनका डाइवोर्स है वो ऊपरी तौर पे, अंदर से इनके जो इंटरेस्ट है वो एक है और आगे भी बने रहेंगे। अब और आसान हो गया, चूंकि अब वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा एडमिनिस्ट्रेशन में, तो अब और भी आसानी से, मतलब उनके ऊपर अब आरोप भी नहीं बिल्कुल, लगेंगे और बिल्कुल आसानी से प्रॉफिट डीलिंग करते रहेंगे। पंकज जी करते रहेंगे, बिल्कुल। बेसिकली क्या है कि अब जो एलन मस्क है उसका हम्म अडानीकरण हो गया हाँ, थोड़ा दूर से करेगा वो। है। ये वो सही कह गोतमाधीन हो गए हैं अब तो, वो उसी तो। तरीके से चलेंगे। एक्चुअल क्या है कि अमेरिका की जो स्थानीय राजनीति है उसकी हम लोगों हम्म को कम खबरें आती हैं। वहां के जो हम्म विपक्षी दल है उन लोगों का इस चीज को लेकर बहुत अधिक प्रेशर था। ठीक है ना। और इसी हम्म को लेकर अब आप देखिए कि यदि एक सेक्रेटरी लेवल का आदमी कोर्ट हम्म में ये बात, अमेरिका की कोर्ट में कहता है कि भारत और पाकिस्तान को व्यापार समझौते के दबाव में लाकर अमेरिका ने युद्ध समझौता शीर्ष करा पार दिया। करा है, बिल्कुल। ये कोर्ट में वहां का कह रहा है। समझ रहे हैं आप? हम्म हम्म समझ रहे हैं आप? तो ये कोई सामान्य घटना नहीं है ये। और हम्म ये जो घटना है ये बताती है कि किस प्रकार से अभी भी जी सिंदूर जो है, आपकी आवाज चली गई पंकज और जी। उस मिलावट को, हाँ, जो हम्म सिंदूर की जो मिलावट है उसको धोने हम्म पोंछने के लिए पोस्टर बैनर झंडे जुलूस ये सब किए जा रहे हैं। क्योंकि जब एक सेक्रेटरी लेवल का अमेरिका का ऑफिसर कोर्ट में 8 बार इस चीज को रिपीट कर रहा है, हम्म वहां छोटे व्यापारियों ने जो कोर्ट में केस किया है टैक्सेशन और हम्म व्यापार को लेकर, तो कोर्ट में उसने कहा है इस चीज को। पहलगाम अटैक के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर किया, वो उसको मतलब ऐसा लगता है जैसे आपदा में अवसर मिल गया है उनको। तो वो मतलब हम्म अचानक से उनके पास वेरिफिकेशन प्रोसेस तेज हो गया है, और इस तेज वेरिफिकेशन प्रोसेस में वो आसानी से बांग्लादेशी, जो अवैध बांग्लादेशी, उनको खोज पा रहे हैं। और अब तक 500 से अधिक लोगों को ईस्टर्न बॉर्डर से बाहर भेजा जा चुका है। जबकि जो बांग्लादेश ये है वो इस मिशन का विरोध कर रहा है लगातार, कि आप जबरदस्ती यहाँ ढकेल नहीं सकते हैं लोगों को, और ये ये जबरदस्ती भेज जो रहे हैं। मेरे घर के ठीक पीछे हिंडन एयरबेस है, तो वहां भी हम्म परसों एक एयरफोर्स का जो जहाज होता है माल ढोने वाला, उससे बहुत हम्म। सारे लोगों को सीधे अगरतला पोर्ट किया गया था। और फिर वहां शायद से आगे 100 भेजा कुछ जाए। लोग हैं। 160 है, अगरतला 160। तो बॉर्डर ही है ना, है ना? वो तो बिल्कुल। अगरतला तो बॉर्डर है, वो नो मेंस लैंड लगा हुआ है, वहां से तो आप पैदल वहीं से आते हैं वहीं से जाते हैं। ये हम्म एक जो समस्या जा रही है फिर से, यहीं पे सीए वाली बात आ रही है। हम्म असम में जिन लोगों को डी घोषित किया गया, या हम्म त्रिपुरा में बहुत सारे लोग जो डी घोषित हैं वो नॉन मुस्लिम है। हम्म जो असम छात्र परिषद वगैरह है उनका यही कहना है कि विदेशी का मतलब विदेशी, आप सबको बाहर करो। समझ रहे आप? तो ये बिल्कुल। जो विवाद है कि हम हिंदू को रख लेंगे मुसलमान को बाहर कर देंगे,
अब आप देखिए कि जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय बीएसएफ का एक जवान जंटू अली खां मारा गया था बंगाल का, याद होगा आपको। बिल्कुल। हुँ? उसकी वाइफ बांग्लादेशी थी, उसके खिलाफ केस चल रहा था और उसकी शहादत के बाद में सरकार ने अच्छा काम किया कि उसको भारत की नागरिकता दे दी। तो ये देखिए अकेले ये नहीं चल रहा है। दुख की चीज ये है, दिल्ली में बटला हाउस के आसपास उत्तर प्रदेश इरिगेशन की जमीन का वादा दावा करके लगभग 50 से 60 साल पुराने सैकड़ों मकानों को नोटिस दे दिया गया कि 15 दिन में आप इसको हटाएं या हम तोड़ देंगे। वहां पर बड़े बड़े बाजार हैं, शोरूम है उस इलाके में, बटला हाउस के उस इलाके में, और ये दिल्ली में होगा। आप ये मत सोचना कि नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कल एक ऑर्डर है, उसमें उन्होंने कहा कि अवैध रूप से बसे हुए लोगों को यदि कब्जा किए हुए हैं तो उनको पुनर्वास की जिम्मेवारी हम नहीं ले सकते। और आज तक का आजादी के बाद का सबसे बड़ा उजाड़ने का अभियान अहमदाबाद में पूरा हो चुका है। 8,000 मकान, 2.5 लाख लोगों को, ये जहां पर खैर शायद मैं 200 से अधिक जी। मशीनें लगी थी, बुलडोजर जिसको कहते हैं, उसको लगा हम्म के तोड़ दिया गया है। और उन्होंने इसको टेस्ट किया कि जब 2 लाख मुसलमानों को हम उजाड़ देते हैं और इस देश में हम्म कोई क्रांति नहीं होती है, इसका मतलब कि 200 500 को तो अपन लोग ऐसे ही फुटकर फुटकर उछालते रहे। आप समझे? हम्म ये एक घटिया ट्रेंड है। बुलडोजर न्याय के खिलाफ जो आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें जो छोटे छोटे क्लूज थे, अब उसको फायदा उठाकर बड़े स्तर पर लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। आप एक चीज बताइए कि यदि किसी के जीवन भर की कमाई के मकान जब टूट जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? रहेंगे तो कहीं ना कहीं। बिल्कुल। जैसे मैं और आपको बताऊं कि एक इसमें उदाहरण बता रहा हूँ आपको उत्तर प्रदेश का। ये सीमा से लगे इलाके जिससे शालीमार गार्डन और ये सब में कहा क्या कि इधर दिलशाद गार्डन की जो डीडीए की प्रॉपर्टीज थी, दुकानें जो मार्केटिंग की थी, वो कभी हम्म दिखी नहीं रही थी। तो यहाँ पर अभियान चलाएगा कि जो घरों में दुकानें खुली हुई हैं उन सबको हम्म ताला लगाया जाए। तो उससे क्या हुआ कि डीडीए की प्रॉपर्टी बिकने लगी। अब डीडीए की प्रॉपर्टी क्यों बिकने लगी, उसका कारण क्या था कि बड़े बड़े राजनेताओं ने कभी 10 साल 20 साल पहले उन दुकानों को कम दामों में खरीद लिया था, उनके रेट ही नहीं बढ़ रहे थे। तो ये देश बड़ा अद्भुत है। जब हेलमेट कारखाने का प्रोडक्शन कम होने लगता है तो 4 सिपुल्ली को पकड़ के बोला जाता है कि अब पीछे वाला और जो घर में बैठा है और जो पेट में, उन सबको हेलमेट लगाना था, चालान करो। तो फिर अचानक 10-20 हजार हेलमेट बिक जाते हैं, है ना? तो ये एक प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा है। आप एक चीज बताइए ना, यदि आपने अहमदाबाद से 2 लाख लोगों को उजाड़ दिया, क्या 2 लाख लोग सभी बांग्लादेशी हैं? नहीं। उन 2 लाख लोगों को बांग्लादेशी सिद्ध करने के लिए अब ये लोग कहाँ जाएंगे रहने? इमीडिएटली को प्रॉपर्टी तलाशेंगे। बिल्कुल तलाशेंगे। आप जिस ओर इंगित कर रहे हैं वो बात बिल्कुल समझ में आ रही है, पर एक जो सबसे डिस्टर्बिंग बात है इसमें विश्व दीपक, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है। आप सोचिए अगर सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं पता है कि सुरक्षित आवास मिलना राइट टू लाइफ के अंतर्गत आता है, और राइट टू लाइफ मतलब अनुच्छेद 21, और अनुच्छेद 21 का मतलब जिसको इमरजेंसी में भी डिसमेंटल नहीं कर सकते हैं आप, तो फिर हम और आपके बात करने का क्या फायदा होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट को समझाना पड़ेगा कि राइट टू लाइफ कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जिस चीज को हम आप समझ रहे हैं उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं समझ रहा है, ऐसा मानने की कोई वजह नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। एक बात। और दूसरी बात, जो कानूनी दांव पेच होते हैं वो इतने खतरनाक होते हैं कि उसी के लिए जो बड़े बड़े लॉयर हैं और वकील हैं वो पैसे लेते हैं। जैसे जिसका जिक्र कर रहे हैं पंकज, चंडोला लेक वाला जो सारा डिमोलिशन हुआ वहां पर, उसके पीछे हम्म लॉजिक क्या दिया गया था, वो ये है कि जो लेक है, कोई भी वाटर बॉडी है, जी। उसके आसपास के इलाकों में आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर आपने वहां कंस्ट्रक्शन किया
तो राइट टू लाइफ जिसकी आप बात करते हैं उसको भी सस्पेंड करने का अधिकार है कोर्ट के पास। वो प्रोटेक्टेड एरिया, प्रोटेक्टेड बॉडी है। वेटलैंड अभी है। एक नया क्लॉज है, ये नया क्लॉज है, ये नया इसमें कानून घुसेड़ दिया इन लोगों ने। अब आप इसमें क्या करेंगे? और इसी आधार पे उसको डिमोलिशन को जस्टिफाई किया जा रहा है। और ये तो एक कानून का एक दांव पेच है, सैकड़ों वैसे दांव पेच है जिसको इस्तेमाल करके सरकारें या स्टेट जब चाहे तब वो ऐसी व्यवस्था कर सकता है। और कोर्ट भी जो है, आप कोर्ट में जो लोग बैठते हैं वो न्यायाधीश ही होते हैं, आदमी ही होते हैं, हमारे आपके बीच के ही, समाज के ही हैं। कोर्ट के बाद वो घर भी जाते हैं, है ना। उनको भी अपने काम धंधे करने पड़ते हैं, लड़कों बच्चों को जो है उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है, अपने पालना पोसना पड़ता है। तो वो ऐसा कोई जजमेंट जैसा कोई फैसला क्यों देंगे? हाँ बिल्कुल सही बात है। मजेदार अभी चीज आपको बताएं कि कोई इस प्रकार का, आप तुम मुझे चेहरा दिखाओ मैं तुम्हें कानून दिखाऊंगा, चलता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में किशोर सागर के आसपास बनी बस्तियों को हटाने के लिए एनजीटी 3 बार ऑर्डर कर रखा है। जब कलेक्टर वहां असफल हो गया तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज को बोला कि आप इसको कार्रवाई मॉनिटर करो, तो भी 5 साल हो गए, वहां एक मकान नहीं हटा। क्योंकि होता क्या मालूम है, बोले चलो मकान हटाते हैं, चलो पटवारी से सर्वे कराएं। तो पटवारी सर्वे करता, फिर एक एप्लीकेशन लगा दी जाती कि पटवारी तो गलत तरीके से सर्वे कर रहा है, हमारे नक्शे में तो लिखा है कि ये जो जमीन है नीम के पेड़ से है। अब नीम का पेड़ कटे हुए 20 साल हो गए, उसकी जगह दूसरी नीम का पेड़ है। पूरे बिहार का लैंड सेटलमेंट की क्या गड़बड़ है? वो लिखते हैं कि हम नदी के किनारे से हमारी जमीन है। अब नदी काट कूट के 50 मीटर इधर चली गई और 100 किलोमीटर उधर चली गई। तो जो हमारे यहाँ लैंड रिकॉर्ड का दुरुस्तीकरण यानी टेक्निकली रूप से नहीं होना जिसको कहते हैं, अभी आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, आप खजुराहो है, पचमढ़ी है, 3-4 ऐसी जगह है, जैसे मध्य प्रदेश का पूरा लैंड रिकॉर्ड ऑनलाइन है। इन सब जगह का आप खोल के देखोगे तो बोलेगा कि सर्वर में प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो नहीं दिखेगा। तो उसमें आपको बहुत सारी जमीनों में मंत्री संतरी कंत्री के काम मिलेंगे। और अभी आप देखना, जो चंदोला लेक की बात हो रही है अहमदाबाद में, उसको तोड़ने के बाद में उसके आसपास फिर से वैसा ही कॉमर्शलाइजेशन होगा जैसे साबरमती रिवर फ्रंट के नाम पर चारों दुकानें खोल दी गई हैं। बिल्कुल इसमें तय हो, है ना, कोई वाटर बॉडी को नहीं बचना है। हमारे यहाँ हम लोग सौंदर्यीकरण की बात करते हैं, उसके संरक्षण या उसके पारंपरिक स्वरूप को अक्षुण्ण रखने की बात कभी नहीं की जाती है। तो यदि मुझे आपका मकान गिराना है तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आपने छत के ऊपर जो एक गमला लगाया है वो गैरकानूनी रूप से रखा हुआ है। आपको मालूम है इसके ऊपर भी आपकी छत तोड़ी जा सकती है। बिल्कुल तोड़ी जा सकती है। देश के 70% मकान कस्बे से लेके महानगर दिल्ली तक बगैर नक्शा पास किए ही बने हुए हैं। लेकिन यदि मुझे आपका तोड़ना है तो मैं आपका तोड़ दूंगा। वही बात है जो आप कह रहे हैं कि तुम मुझे चेहरा दिखाओ मैं तुम्हें कानून दिखाऊंगा, और अगर ये है तो इसका मतलब रूल ऑफ लॉ नहीं है। ठीक है पंकज जी, लॉ ऑफ रूल है ये तो। बिल्कुल ठीक है ना। चलिए ठीक है।